जी नहीं, आप कह रहे हैं रिपीट करने के लिए। आई एम सेइंग कि यूनिटी के अंदर तो आप जो है वो कंपोनेंट के तौर पे स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। यहाँ पे अभी आज हम जो है वो सी शार्प की बेसिक प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी हम यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे। अभी हम पहले बेसिक प्रोग्रामिंग को लेके आज चलते हैं। कल हम देखेंगे कि यूनिटी के अंदर हम कैसे सी शार्प को फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जी आपने जब भी कोई फाइल क्रिएट करनी होती है, आप न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, माय प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बनाया था। अगर आपके पास नहीं हो तो आप एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जाके बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसमें ये होगा कि जी आप इसमें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंसोल ऐप .NET कोर को और उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा आप देंगे और क्रिएट का बटन दबा देंगे। तो मैंने यही किया था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम माय प्रोजेक्ट दिया हुआ था और वो ये चीज खुद ब खुद क्रिएट होके ओपन हो गई थी। ठीक है, ये इस हायरार्की को अगर आप देखें, ये हायरार्की आपके पास सामने है और आपके पास यहाँ पे जो प्रोग्राम है आपका वो ये नजर आ रहा है। ठीक है, हम मजीद CS की फाइल्स जो हैं सी शार्प की इस प्रोग्राम के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे आज के इसी एक प्रोग्राम में चेंजेस कर करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इनसाइड अ प्रोग्राम। कन्वेंशनली जब आप सी शार्प का कोई फाइल क्रिएट करते हैं प्रोग्राम की, तो ये खुद ब खुद ये सारी जो 13 लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये इसी तरह नजर आ खुद ब खुद आ जाती हैं, अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं ये क्या हैं और ये क्यों किस लिए यूज होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, सी शार्प के अंदर और जावा के अंदर भी, सी शार्प बिल्कुल जावा की तरह की एक लैंग्वेज है। जो स्टार्टिंग आपके पास ब्लॉक होता है कोड का वो ये वाला होता है मेनली, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, एक क्लास होती है, क्लास का नाम होता है और उसके क्लास के अपने पैरेंथेसिस होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसका एक एंडिंग ब्रैकेट होता है और उस क्लास के अंदर एक मेथड लिखा हुआ होता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेथड या फंक्शन जो है उसका काम होता है टू परफॉर्म एनी एक्शन। अब यहाँ पे मैं it's a method and it is implemented to perform some action, right? So ये अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि मेथड जो है वो उसके आगे स्टैटिक वॉइड हो, लेकिन मेथड की एक बॉडी जो है ये वाली, सपोज मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, तो मेथड का एक नाम जरूर होता है। ठीक है, और उसके आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं जो राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम को कहूँ, इस प्रोग्राम को क्लास के अंदर ये बोलूँ कि जी तुमने एडिशन करनी है, तो मैं इस मेथड का नाम एडिशन लिखूंगी और मैं दो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट्स डाल के और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दूंगी। लेकिन मेथड के अंदर होता ये है कि आपने बताना होता है कि ये मेथड पब्लिक है या प्राइवेट है। ठीक है, क्लास को, ये नेम स्पेस पे मैं बाद में आऊंगी, पहले आप इस कोड को इस ब्लॉक को समझने की कोशिश कर लें। सबसे पहले क्लास है, क्लास का नाम है। क्लास का नाम जो होता है वो सिर्फ ये बताता है कि जी यहाँ पे एक पूरी किस एंटिटी को हम जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं, कौन सी एंटिटी है जिस पे काम हो रहा है। फिलहाल एक प्रोग्राम है। ठीक है, क्लास का नाम एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय। क्लास का नाम जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है। क्लास का नाम जो है वो बैंकिंग सिस्टम हो सकता है या बैंक हो सकता है। ठीक है, तो देयर कैन बी एनी नेम दैट यू वांट टू डिसाइड फॉर अ क्लास, यू कैन मेंशन एनी नेम। ठीक है, उस क्लास के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। ठीक है, और वो मेथड जो है वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक कॉमन मेथड होता है वो मेन मेथड होता है, जिसके अंदर कोई चीज प्रिंट
करवाई जा सकती है। जैसे प्रिंट करवाने के लिए सिंपल कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है मैंने, तो मैं जो हूँ वो उसको मेन मेथड के अंदर लिखूंगी। सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर किसी हर लैंग्वेज के अंदर एक मेन मेथड ज़रूरी होता है, ठीक है। और उस मेन मेथड की बॉडी हर लैंग्वेज की डिफरेंट होती है। जावा और सी शार्प के अंदर ये बॉडी इस तरह होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अच्छा, अब ये वॉइड क्या है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के बताती हूँ कि मेथड की बॉडी होती क्या है। एनी मेथड must have following components। सबसे पहले तो जी इसमें होता है मेथड, मेथड नेम, ठीक है। उसके बाद मेथड आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद मेथड की रिटर्न टाइप। ये तीन चीजें होती हैं। अगर मैं कोई काम, अगर मैं प्रोग्राम के अंदर एडिशन करवाना चाह रही हूँ सपोज, तो मेथड मैं इस तरह से लिखूंगी। उसकी फोर्थ टाइप भी लिख लेंगे कि उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, अब मैंने मेथड को लिखना किस तरह है, उसकी पहले मैंने एक्सेसिबिलिटी बतानी है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी रिटर्न टाइप बतानी है, ठीक है। उसके बाद मेथड का नेम बताना है मैंने, और देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने मेथड के आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं। अभी मैं बताती हूँ ये सब चीज़ें होती क्या हैं और करती क्या हैं, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद मेथड की एक बॉडी होती है जिसमें बताना होता है कि जी मेथड में अंदर परफॉर्म क्या करना है, वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ज़रा एग्जांपल देखते हैं कि जी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल वी नीड टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। मैंने ये काम करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या होगी, इंटीजर। अभी मैं बता रही हूँ कि इंटीजर वगैरह क्या होता है, मैं सिर्फ मेथड की थोड़ी सी एक बॉडी आपको बता दूं, उसके बाद ये इंटीजर सारी चीजें मैं बताती हूँ साथ साथ। रिटर्न टाइप इंटीजर हो गई। नेम क्या हुआ, एडिशन। और एक आर्ग्यूमेंट हो गया num1, दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया num2, और मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर जो एक्शन परफॉर्म करवाया वो क्या करवाया, num1 प्लस num2 को मैंने ऐड कर लिया। हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है उसके एंड में जो है एक सेमीकोलन जरूर आता है, और मैंने num1 और num2 को जो है वो टोटल में रखवा दिया, और उस टोटल को मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास एक मेथड एक ऐसा बन गया जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि ये सारी चीजें करने के लिए हमें कुछ डेटा टाइप्स हमारे पास पहले से होनी चाहिए। प्रोग्राम को नहीं पता होता कि num1 num2 जो हैं वो क्या हैं, वो कोई इंटीजर्स हैं, वो कोई कैरेक्टर्स हैं, वो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने अगर थोड़ी सी भी बैकग्राउंड हो आपको प्रोग्रामिंग का, तो आपको ये अंदाजा होगा कि हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो, अगर मैं इसको खाली कर दूं यहाँ पर, तो ये क्लास आ जाएगी। नेम स्पेस मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी, तो मैं अभी नेम स्पेस यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं। तो जावा के किसी प्रोग्राम के अंदर, सॉरी सी शार्प के किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक सबसे पहले आपको प्रोग्राम के अंदर बताना पड़ेगा कि मैं किस तरह की डेटा टाइप्स को हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि जी मैंने दो नंबरों को ऐड करना है, तो मैं एक बताऊंगी प्रोग्राम को, मेरे पास एक num1 है, ठीक है, और दूसरा है num2। लेकिन यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। इस रेड लाइन का क्या मतलब है कि प्रोग्राम को नहीं पता कि ये num1 num2 क्या है, ये कोई इंटीजर्स हैं, ये कोई कैरेक्टर्स हैं। तो हमें हमेशा किसी भी प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है,
ठीक है। अगर दो तो ये दोनों इंटीजर्स हैं तो हम इसकी डेटा टाइप क्या लिखेंगे, इंट। ठीक है। और num2 की भी डेटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। अगर तो वो कोई कैरेक्टर होता है तो डेटा टाइप जो है वो फिर कैरेक्टर हो सकती है। ठीक है। अगर वो कोई स्ट्रिंग है, जैसे हेलो पूरी एक स्ट्रिंग है, आपका नाम है, तो वो स्ट्रिंग हो सकती है। तो अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स भी जो है इस वर्ड फाइल में दे दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कितनी डेटा टाइप्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। अब दो नंबर जो हैं वो num1 और num2 मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब एरर अभी भी आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है कि वो प्रोग्राम मुझे कह रहा है कि मैं इनको जो है वो कोई इनिशियलाइज कर दूं या सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दूं। इनिशियलाइज करने का मतलब ये कि कोई इनिशियल वैल्यू अगर मैं देना चाहूँ तो वो मैं इसको दे दूं। एक मिनट जी, समवन वांट्स जी। तो जो है वो इस वजह से ये प्रॉब्लम, ये एरर जो है वो जनरेट हो रहा था। तो अब प्रोग्राम ने पहचान लिया कि हाँ num1 और num2 दो वेरिएबल थे जो खुद मैंने डिसाइड किए। जरूरी नहीं है कि इनका नाम मैं num1 रखूं, मैं इनका नाम कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं इसका नाम लिख सकती हूँ जी ट्यूशन फी, जैसे आप फी जमा करवाते हैं, ट्यूशन फी और एडमिशन फी। ठीक है। तो कोई भी नाम मैं दे सकती हूँ इनको। लेकिन अब एक मेथड तो बनाना पड़ेगा, एक मेथड, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो प्रोग्राम को ये बताएगा इस क्लास के अंदर, ये बताएगा इस पूरी क्लास को कि मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं जो है वो जो है डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करूँ, लेकिन सी शार्प के अंदर एक मेथड बनाकर और फिर उसके अंदर ऐड करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर मैं मेथड की बॉडी अब लिखूं तो आप देखिए जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो रिजल्ट जो है वो भी एक इंटीजर होगा ना। तो रिजल्ट जब एक इंटीजर होता है तो किसी मेथड की वही रिटर्न टाइप होती है कि अगर वो मेथड टोटल करके कोई वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आपको दे रहा है तो डेफिनेटली वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या, रिटर्न का मतलब ये कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद जो फाइनल आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एक मेथड लिख लेती हूँ जिसमें मैं उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी रिटर्न टाइप इंट है, उसका नाम। ठीक है। और उसमें मैं ये दो वेरिएबल्स मेंशन कर देती हूँ, num1 num2। और मैं यहाँ पर जो है वो इसको वो कर लेती हूँ, रिटर्न टैब पब्लिक स्टैट पब्लिक इंट ऐड हो गया। अच्छा ठीक है, वो क्योंकि पहचान इसलिए नहीं रहा कि मैंने इनके नाम जो है वो चेंज कर दिए थे। इसका नाम मैंने ट्यूशन फी कर दिया था। इसका नाम मैंने एडमिशन फी कर दिया। अच्छा जी, एडिशन इसका नाम कर देती हूँ ताकि ये अच्छा। अभी एरर इसलिए मुझे दे रहा है कि बहुत सारी चीजें हम जो है वो फर्दर नहीं लिख रहे इसके अंदर। ठीक है। तो जब हम फर्दर इसके अंदर चीजें लिखेंगे तो फिर ये एरर्स मेरे चले जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक मेथड किस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है। लेकिन जावा के अंदर जो इनिशियली आप सॉरी मैं बार बार जावा इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मैं काफी अर्से से जावा प्रोग्रामिंग जो है उसे पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरे मुंह से जावा निकल जाता है। ठीक है। तो मैंने अभी इस मेथड को जो है वो बाद में आपको बताऊंगी कि इसमें फर्दर हम क्या करेंगे। लेकिन कोई भी काम करने के बाद कोई भी काम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम में हर हर क्लास के अंदर एक मेन मेथड जो होता है वो लाजमी होता है। ठीक है। मेन मेथड का मतलब ये है कि जब भी प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो मेन मेथड के अंदर जाएगा और ढूंढेगा कि क्या कहा गया है। तो किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें उस मेन मेथड के अंदर भी उसको मेंशन करना पड़ेगा, उसका नाम। क्योंकि प्रोग्राम जाएगा मेन मेथड को रन करेगा, मेन मेथड को जब वो रन करेगा तो देखेगा कि एक एडिशन का मेथड है जो कॉल हुआ हुआ है मेन मेथड के अंदर। ठीक है। तो उस पे हम मेथड्स पे हम जरा बाद में जाते हैं, पहले मैं अब आपको मेन मेथड
बता देती हूँ कि क्या होता है। इस लाइन को जरा अब हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को अब हम कमेंट कर देते हैं और हम जो है वो देखते हैं कि मेन मेथड पहले कैसे लिखा जाता है। जब आप प्रोग्राम को चलाएंगे, किसी भी प्रोग्राम को इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो खुद ब खुद एक मेन मेथड वैसे बन जाता है क्लास के अंदर। तो मैं फिर से बना लेती हूँ। हमारा मेथड था जी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसका यही कोड होगा। इसमें कोई कोड में जो है वो गलती हुई तो आपको एरर आ जाएगा। हर सी शार्प के हर प्रोग्राम के अंदर ये मेथड आपने लाजमी मेंशन करना होता है, लेकिन यूनिटी में आप ये नहीं करते। ये हम क्यों नहीं करते ये हम देख लेंगे, ठीक है। उसमें क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता वो एक अलग बात है। पहले आप ये समझ लें कि मेन मेथड। अब प्रोग्राम जब मैं ये रन करूंगी, रन का बटन दबाऊंगी, तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो इस में जाएगा, इस मेन मेथड में, और ढूंढेगा कि क्या क्या करना है, प्रोग्राम ने करना क्या है। अगर तो मैं कहती हूँ कि जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग करवानी है, मैंने कोई और एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई काम नहीं करवाना, तो हम किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम ये करते हैं जी सिंपल प्रिंटिंग के लिए हम एक लाइन यूज करते हैं यहाँ, कंसोल डॉट राइट लाइन की, और हम यहाँ पर जो है वो कह देते हैं जी हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे एंड में सेमी कॉलन देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इस वक्त क्या होगा, क्योंकि ये जो 3 लाइन है ये तो कमेंट हुई हुई है, तो कोड समझे ये कोड का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये लाइन जो है मेन मेथड की ये कोड का हिस्सा है, ठीक है। और असूलन प्रोग्राम जैसे ही रन होगा सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इस कोड में जो जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी वो सब जो है उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ठीक है। अगर मैं 4 लाइनें प्रिंट करवाती हूँ तो चारों लाइनें अपने अपने सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के साथ वो मेन मेथड के अंदर मेंशन हुई हुई है वो उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो पहले तो हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अभी यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं ये यूज नहीं हो रहे कहीं भी, ये हमने डिक्लेयर कर दिए। इस काम को हम कहते हैं वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो रही है लेकिन ये अभी कहीं यूज नहीं हो रहे, ठीक है। पहले हम रन करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो ये होती है इस वक्त है हमारी कि ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। तो हम जरा इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। जी, ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ और यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ये वाली जो लाइंस हैं ये बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम के साथ रन होंगी। तो ये जो आपकी ऊपर लाइन आ रही है दिस इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि प्रोग्राम चला, सबसे पहले जो है वो मेन मेथड के अंदर गया और उसको उसने रन कर लिया। अच्छा, अगर अब मैं कोई और मेथड, इस मेथड को मैं वो करती हूँ, इनेबल करती हूँ, मैं सपोज इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देती। ये वैसे जरूरी नहीं होता कि प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट्स हों। अच्छा, इसमें जो है वो शायद स्टैटिक होता है। ये मुझे एक मिनट, अच्छा चलें ठीक है, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए कमेंट ही कर देते हैं। मैं चाह रही थी कि ये नहीं, चलें इसको भी हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले हम जरा एक दो चीजें और देख लें फिर हम मेथड्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको वार्निंग दे रहा है कि जी ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे। अच्छा, सपोज मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे मेन मेथड के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स को यूज कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अभी एडिशन का मेथड नहीं बना रही, मैं डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर ही इनको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया, ट्यूशन फी और प्लस ये स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको अभी हम लोकली डिक्लेयर कर देते हैं ताकि ये हमें
एरर ना दे, वो एरर से दे रहा है कि वो यहाँ पे जो है बाहर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, इस वजह से एरर आ रहा है, ये क्लास का एरर है। पैरेंथेसिस का ख्याल रखिएगा, हर मेथड पे अपने भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं और क्लास का अपने कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने डिक्लेरेशन थी ये बाहर की हुई थी, अभी मैं इसको अंदर कर रही हूँ सो दैट अंदर ही मैं इनको एडिशन इनकी कर सकूँ, ठीक है। वो बाहर उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा था बिकॉज इसमें जो है वो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो मैं यहाँ इनको कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ सपोज, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल टोटल के नाम से दे देती हूँ। अच्छा, अब ये हो ये रहा है कि एरर भी इसीलिए आ रहा था क्योंकि ट्यूशन फी को एक वैल्यू असाइन कर दी मैंने इनसाइड द मेन मेथड, और ये यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेरेशन ही हो रही है। मेथड के अंदर जो होती है डिक्लेरेशन उसको हम लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, और मेथड के बाहर जो होती है वो ग्लोबल होती है, ठीक है। तो वो हम ग्लोबल डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं इसको, एक मिनट। ऑल्सो पॉसिबल आउट आउटसाइड एनी मेथड बॉडी, ठीक है। और ये हमारा कमेंट हो गया। अभी हम फिलहाल कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं कर रहे तो इसलिए हमने, ठीक है। अब हम ये करते हैं जी, जिस तरह हम यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहे हैं हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम बजाय हेलो हाउ आर यू को प्रिंट करने के हम कहते हैं जी टोटल जो है वो क्या है हमारे पास, टोटल यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए जी। मैंने क्या किया है, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर टोटल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और जो टोटल के अंदर वैल्यू है यानी 10+20 वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम इसको, एक मिनट जी कोई आया है इसको मैं अलाउ कर दूं, ऑल राइट। तो ये जो है आपकी इस वक्त प्रोग्राम जी, टोटल वैल्यू इसके अंदर नहीं जा रही, एक मिनट। नहीं जा रही, हाँ जी, वो उसने उसको रीड्यूसता नहीं किया था वो राइट लाइन के थ्रू। तो अब आप ये देखें कि हेलो हाउ आर यू भी प्रिंट हो रहा है, और आपके जो 10+20 था वो भी मैं यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। एक सेकंड की एक चीज़ मैं चेक कर लूँ, यहाँ पर प्लस इसको आना चाहिए, वो लाइन पूरी नहीं करता। अच्छा, वो उसको स्पेस मिल जाती है तो यहाँ पे मैं अगर राइट करूँ तो आ जाएगा। अच्छा नहीं, लेट मी जस्ट चेक, कुछ चीज़ें जो है इसकी असल में डिफरेंट हैं जावा से। बहरहाल मैंने डायरेक्टली इसको जो है वो कंसोल डॉट राइट में लिखा है तो वो जो है वो आपका टोटल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह अब आप देखिए कि मैं अगर एक एडिशन का मेथड बनाती और मैं सिर्फ उस मेथड का नाम यहाँ मेंशन कर देती तो ये सारा काम मुझे मेन के अंदर ना करना पड़ता, और कहीं भी फिर एडिशन का मेथड कॉल करना हो मैं हर उस स्टेप पे एडिशन के मेथड को कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर मेथड या फंक्शन जो है उसका काम ये होता है। लेकिन ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप यूनिटी के अलावा सी शार्प में काम करें या जावा के अंदर काम करें या सी प्लस प्लस के अंदर काम करें तो सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के एग्जीक्यूशन में ये मेन मेथड रन होता है, ठीक है। इस मेन मेथड के अंदर जो कुछ मेंशन है वो सारा का सारा रन होगा। आप देखिए पहले सीक्वेंस ये था कि ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। ये लाइन प्रिंट हुई है और ये लाइन प्रिंट हुई है, लेकिन ये जो टोटल है ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, ये आपने इस मेथड के अंदर काम खुद ही किया हुआ है और टोटल यहाँ पे आप एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी वैल्यू अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है मेथड का, ठीक है। पैरामीटर्स भी कहते हैं आप इसको। अच्छा, यहाँ तक बताएं ज़रा मुझे आप लोग अपनी सूरत हाल के, क्या आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं?
यस मिस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पे प्रोग्रामिंग है, इसलिए मुझे तो इजीली समझ आ गई है। बाकी लोग बताएं जी। अब्दुल रहमान, सदाकत, फुरकान, आप बताइए, आपको प्रोग्रामिंग का था थोड़ा, कल आप मुझे बता रहे थे, फुरकान। जी ठीक है, चलें, सही है, हम देखते मैम जाएंगे। जी जी बताइए अबीरा। मैम मुझे मैम मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि मेरा बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का जो है बैकग्राउंड नहीं है, तो जी मुझे अबीरा, तो अभी ठीक भी है, अच्छी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी मैम। आपको ये बात समझ आई है कि एक मेथड, जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्लास होती है और क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये समझ आ गई ये बात? जी मैम। ठीक है, और मेथड, यस ये मैम। जो ये जो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप सोच रही होंगी कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन कहाँ से आया, ये कैसे मुझे पता चला कि ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है, आप ये सोच रही होंगी। जी या मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ एक ग्राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखना है वो प्रिंट हो रहा है, यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों नहीं डाले, ये सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये यस हम विद द मैम। पैसेज ऑफ टाइम इन चीजों को समझ भी लेंगे। मैं यहाँ फर्क आपको ये बता देती हूँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट होती है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट हर हर एक की डिफरेंट है। सी प्लस प्लस में सी आउट यूज होता है, सी में प्रिंट एफ यूज होता है, जावा में जो है वो प्रिंट की कमांड है जी, क्या क्या कमांड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ना एक प्रिंटिंग कमांड होती है। अच्छा, यूनिटी के अंदर जब आप सी शार्प में कुछ प्रिंट करवाएंगे कंसोल के ऊपर, यूनिटी के कंसोल के ऊपर, तो यूज होता है डीबग डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि फॉर यूनिटी प्रिंटिंग यू यूज debug डॉट लॉग, ठीक है। तो जो कुछ आप इसमें प्रिंट करेंगी वो होगा। अच्छा, जो चीजें पैरेंथेसिस के अंदर होती हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होती, इसका मतलब है वो प्रोग्राम में डिक्लेरेशन हुई हुई है उनकी कहीं, ठीक है, और वो प्रोग्राम रिकॉग्नाइज कर रहा है उन वैल्यूज को, और वो कोई इंटीजर वैल्यू है सपोज, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी जो उसके अंदर वैल्यू जा रही होगी, ठीक है। जैसे ये टोटल जो था ये एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, तो इसको मुझे पैरेंथेसिस जी में मैम। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि डिक्लेयर्ड वेरिएबल needs not to be in inside parentheses, या इन्वर्टेड कॉमास कर लें आप, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे कोई ये हेलो हाउ आर यू इज नॉट अ डिक्लेयर्ड वेरिएबल। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे, सॉरी, मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको करके, कि मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप डिक्लेयर करूँ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम कुछ भी लिख दो, वेलकम, ठीक है। और मैं इसको ये वैल्यू पास करूं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही, सॉरी, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो मैंने इसको ये वैल्यू जो है वो, इसके अंदर मेरा ख्याल है ये डबल कोट्स आएंगे। अच्छा, तो अब क्या होगा कि मैं ये यहाँ पे, क्योंकि अब ये डिक्लेयर्ड वैल्यू हो गई ना, ये एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल बन गया ना यहाँ पे, जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसकी टाइप क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो मैं अब यहाँ पर अगर वेलकम सिर्फ लिख दूं तो क्या होगा, अब प्रिंट यही होना चाहिए, हेलो हाउ आर यू। मैं इसको यहाँ अबीरा भी लिख देती हूँ ताकि आपको फर्क समझ आ जाए। जी, अब आपको ये बात समझ आई कि मैंने जो है वो डिक्लेयर्ड वेरिएबल जो था वो डायरेक्टली पास कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, ठीक है। अगर मैं वो डिक्लेयर नहीं है तो फिर मुझे उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा ताकि वो एज इट इज प्रिंट हो जाए, ओके। ठीक है जी। जी अच्छा, मैम। थैंक मैम यू इसका मैम। यूजेज कहाँ पे होता है, इस्तेमाल कहाँ पे इस चीज का होता है? किसका? ये यानी हमें प्रिंट अगर न करवाना है तो किस किस जगह पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है इस चीज का?
ये प्रिंट अगर अगर हमने करवाने हैं सपोज मैंने हार्डवेयर, अगर मतलब कंसोल पे आप कह रहे हैं ना यूनिटी के हवाले से, तो इसका यूनिटी के हवाले से यहाँ पर या डीबग डॉट लॉग का पूछ रहे हैं आपके, ये जी कहाँ पे जी यूज होता है? जी, जी ये जी बहुत ज्यादा यूज होता है डीबग डॉट लॉग। जब यूनिटी के अंदर सपोज मैंने एक सीन है जिसके अंदर स्कोर जो है मैं खास पॉइंट पे जाके उसको बोनस देना चाह रही हूँ, या एक सीन के अंदर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि स्कोर की वैल्यू क्या है, ठीक है, हम्म, या मैं एक सीन के अंदर ये देखना चाह रही हूँ कि खास पॉइंट के अंदर जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू जा रही है, कोई स्ट्रिंग जा सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो मैं जी उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके ना अपडेट के जी जी मेथड में डीबग डॉट लॉग के थ्रू उस वेरिएबल को वहां पास कर देती हूँ। तो होता ये कि मुझे ये पता चल जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर सपोज स्कोर के अंदर वैल्यू ये थी, ठीक होगा मैम। ठीक है। तो ये मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ डीबगिंग, इसीलिए इसका नाम डीबग डॉट लॉग है कि ये डीबगिंग के लिए यूज होता है कि आपको प्रोग्राम का फ्लो पता चल जाए कि जी ठीक किसी होगा। एक खास मुकाम के ऊपर किसी एक वेरिएबल में क्या वैल्यू थी। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके प्रैक्टिकली डीबग डॉट लॉग इज द ओनली वे टू चेक कि फ्लो क्या है, गेम की फ्लो क्या है, ठीक है। ठीक सो होगा मैम। इसकी प्रैक्टिस आप सब लोगों ने इस तरह से ही रखनी है कि जी डीबग डॉट लॉग को जो है वो हर वक्त जहन में रखना है। कोई बात समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है प्रोग्राम में, मैंने तो यूं किया था, इसको इसको ये वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी या इस तरह, तो आप फॉरन डीबग डॉट लॉग जहन में लाएंगे और उस वेरिएबल को उस सीक्वेंस पे लगाएंगे जहां आपने उसको चेक करना है, ठीक है, जी मैम। अपडेट के मेथड के अंदर। तो ये जो है इसलिए यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, ये मैं ऐसा करती हूँ कि कम से कम ये वाला स्क्रीनशॉट मैं आपकी वर्ड फाइल में पेस्ट करती हूँ। उसके बाद हम फर्दर जरा चलते हैं थोड़ा सा इफ एल्स की तरफ। उसके बाद में कन्वेंशनली आपको थोड़ा मेथड्स का बता दूंगी। आज हम बहुत एकदम से मैं लोड नहीं डालना चाहती, बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सम पीपल विल हैव नो इश्यूज विद दैट। ये मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग स्किल्स डिफरेंट हैं कुछ लोगों से। तो ये मैं जो है मेथड की तरफ अगर आ सकी तो आ जाऊंगी आज, वरना इंशाल्लाह हम इसको कल यूनिटी के अंदर भी देख सकते हैं कि मेथड्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। इनिशियली आपको ये बस पता होना चाहिए कि एक मेथड है, एग्जीक्यूट हो रहा है यूनिटी के अंदर। जब आप सी शार्प की स्क्रिप्ट लगाएंगे तो मेन मेथड नहीं होगा, यूनिटी के अंदर एक स्टार्ट मेथड होगा और एक अपडेट का मेथड होगा, ठीक है। जो जो उसका पहला मेथड जो एग्जीक्यूट होगा वो स्टार्ट है और अगला जो है वो अपडेट है। तो अगर आप स्टार्ट मेथड में कुछ नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, यूनिटी अपडेट के मेथड को बार बार फिर चलाता जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी शार्प जो आप कन्वेंशनली यूज करते हैं और सी शार्प जब आप यूनिटी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो इस मेन मेथड की जगह कौन सा मेथड आ जाएगा यूनिटी के अंदर? अपडेट का मेथड। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इन यूनिटी वी यूज स्टार्ट और अपडेट मेथड। हर मेथड जिस भी वर्ड के साथ ये दो ब्रैकेट लगे हो ना, बस समझे ये मेथड है। सी प्लस प्लस में इसको फंक्शन कहते हैं और जावा और सी शार्प में इसको हम मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इसका। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि ये हम पेस्ट कर सकें आपकी वर्ड फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आप ज़रा इसको मैं क्रॉप कर दूंगी, बाद में कर दूंगी बेशक, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया सेव। अब हम दोबारा से इसी के अंदर आते हैं और हम ज़रा कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये कमेंट है। कमेंट इस तरह भी डाले जा सकते हैं और अगर आपने पूरा ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक फॉरवर्ड स्लैश विद स्टेरिक इधर डाला आपने और दूसरा स्टेरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश इधर डाल दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये पूरे का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड इज अ कमेंट। नाउ दिस प्रोग्राम इज नॉट
रीडिंग दिस ग्रीन लाइन, ठीक है। तो अगर आपने एक एक लाइन को करना है कमेंट तो आप यूं कर दें, अदरवाइज आप पूरा ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो पूरे ब्लॉक को कमेंट कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन भी होगी आपके पास कमेंट और अनकमेंट करने की, जी ये ऑप्शन है हमारे पास। अगर जैसे ये पूरा ब्लॉक था ना, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये मेरे पास कमेंट की ऑप्शन है, तो ये डायरेक्टली उसने हर लाइन को कर दिया है। और उसी को दोबारा सिलेक्ट मैंने किया और इसको अनकमेंट किया तो ये अनकमेंट हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो वर्क विद कमेंटिंग एंड अनकमेंटिंग, क्योंकि ये काम भी काफी करना पड़ता है। समटाइम्स आप एक कोड लिखते हैं लेकिन आपको वो कोड उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, तो आप कोई और काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो कोड भी आपके पास रहे, कहीं मिस ना हो जाए, तो फिर आप कमेंट और अनकमेंट वाला काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। हम जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। हमारे पास एक सेकेंड मुझे दें, मैंने कुछ चीज़ें आपकी वो की हुई थी इकट्ठी, देख लेती हूँ नेक्स्ट हम क्या करना है। हमने कमेंट का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, वेरिएबल्स का मैं आपको इसी उसमें बता देती हूँ, यहाँ पे ही बता देती हूँ कि वेरिएबल्स आपके कितने टाइप के होते हैं। ये मैं साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपको एक थ्योरेटिकल हैंडआउट पकड़ा दूँ ना, ऐसे उसको रीड करना एक तो दिलचस्पी भी नहीं होती किसी को, और वो कुछ लोगों को वो पूरी पूरी लाइन इस तरह समझ भी नहीं आ रही थी। तो मैं अगर यहाँ पे आपको मेंशन करूँ कि ये इंट एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मेंशन करने के बाद जो है वो बताऊं कि ये क्या करता है, तो वो आपके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो ये क्या करता है जी, ये ये करता है स्टोर करता है इंटीजर्स को, ठीक है। और ये वो इंटीजर्स होते हैं विच आर नॉट डेसिमल, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डबल का एक वो है वेरिएबल। ये क्या करता है जी, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या करता है जनाब, कैरेक्टर जो है वो स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सच एज आप ए है, इसको हम सिंगल कोट में देते हैं, इसलिए मैं सिंगल कोट में दे रही हूँ एक्स एक्सेट्रा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी मैंने अभी आपको करके बताया। स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करता है पूरे टेक्स्ट को, स्टोर्स कंप्लीट टेक्स्ट। अगर वो एक इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ एक उसमें दिया हुआ है, तो चाहे उसमें स्पेस हो चाहे जो भी हो वो उसको कर लेगा स्टोर। और एक होता है बुलियन जो होता है ना, बेसिकली फ्लैग होता है। ये आपको ना ये स्टोर्स वैल्यूज विद टू सिचुएशंस कर लें, टू स्टेट्स कर लें विच आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। तो ये आप देख लें कि ये जो है मैंने इस तरह से आपको इसलिए लिख दिया आपके सामने कि ये चीज़ें आप, बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स होते हैं लेकिन ये मेन है जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आते हैं। ये हो गया आपका। अच्छा, इसकी आपको एग्जांपल्स तो नहीं रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ करके दिखा दूँ आपको। मैंने वैसे इंट और स्ट्रिंग तो दिखा दी है, ठीक है। तो हम जब भी मजीद करेंगे काम तो हम देखते जाएंगे, ठीक है, कि ये किस तरह से डिक्लेयर। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जी डेटा टाइप्स जो होती हैं ये सारी डेटा टाइप्स हैं, एंड दे कैन बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली, यानी कि आउटसाइड एनी मेथड, और लोकली, ठीक है, यानी कि इनसाइड एनी मेथड, राइट।
अच्छा जी, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है प्रोग्रामिंग का, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मैं अभी नहीं बता रही, ये हम ये करते हैं कि बेसिकली अगर हमने कोई वैल्यू जो है वो इंटीजर में डिक्लेयर की हुई है, बाद में हमने उसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, तो हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं। तो टाइप कास्टिंग इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी आपको यहाँ यूनिटी के हवाले से इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं। टाइप कास्टिंग इज बेसिकली कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, राइट। अच्छा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप सुनेंगे तो ज़ाहिर है आप इस चीज़ की रिवीजन में भी चले जाएंगे। अच्छा जी, हाँ, यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि मैं यूज़र से इनपुट ले लूँ। अगर आप देखें यहाँ पर, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? ओके, जी आप मैम हो लोगों रही को है। जो है जी जी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यूज़र इनपुट क्या होती है। मैंने यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ दी हुई थी, एक ट्यूशन फ़ी थी, एक एडमिशन फ़ी थी, ठीक है। मैंने जो है ये वैल्यूज़ हार्ड कोड की हुई थी, इनको कहते हैं हार्ड कोड ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। लोकल वेरिएबल एंड वैल्यूज़ आर हार्ड कोडेड। यूज़र से तो नहीं कहीं ली ना मैंने प्रोग्राम रन करने के बाद। यूजर से इनपुट लेने का मतलब ये कि जब प्रोग्राम यहाँ से रन हो तो यूजर खुद वैल्यू दे अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वैल्यूज आर हार्ड कोडेड राइट नाउ। अगर हमने यूजर से लेनी होंगी तो हम इसको किस तरह करेंगे, ये अब हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक मैं यूजर से ले लेते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम बजाय ट्यूशन फी जो है वो खुद से एंटर करने के, यहाँ पे हार्ड कोड करने के, हम यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ कमेंट, ठीक है। और मैं कहती हूँ जी हेलो हाउ आर यू क्लास, हेलो हाउ, अच्छा नहीं, मैं ये कहती हूँ, ठीक है, हाउ, ये तो चलो यूँ ही रहने दें, इसमें कोई इतनी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन करती हूँ और 2 दफ़ा कर लेती हूँ, ठीक है। एक दफ़ा जी मैं कहती हूँ यूज़र को कहती हूँ कि एंटर वैल्यू फॉर num1, ठीक है। और दूसरी बार मैं उसको ये कहती हूँ कि ये ज़ाहिर है हम जब तक इसको राइट नहीं कंसोल के ऊपर करवाएंगे यूज़र को ये लाइन लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमें करवाना पड़ेगा इसको प्रिंट, ठीक है। अभी ये मैं क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा वेरिएबल्स, मैंने कमेंट कर दी, तो अभी ज़रा हम इनको रन करके देखते हैं कि क्या नज़र आ रहा है हमें। ये क्या कोई एरर है इसके अंदर? ओके, वो टोटल को भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा ना, अभी कमेंट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें वो मुझे कह रहा है कि हेलो हाउ आर यू क्लास, एंटर वैल्यू ऑफ num1 num2, लेकिन कहाँ 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 करूँ एंटर, वो मुझे कहीं स्पेस तो दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं फिर कंसोल को क्या करूँगी, कंसोल को बताना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं, सपोज वो ट्यूशन फ़ी है, तो अब हम ट्यूशन फ़ी को ज़रा यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और हम इधर डालते हैं, और ट्यूशन फ़ी num1 के बजाय इसको कर दें ट्यूशन फ़ी ना, ताकि वो सेम ही रहे, ठीक है। ट्यूशन फ़ी किसके बराबर है? ट्यूशन फ़ी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये जो है ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, एक सेकेंड, यहाँ पे ना, अच्छा वो ठीक है, मैम आई थिंक राइट लाइन आएगा इधर। नहीं, राइट तो मैंने करवा नहीं ना रही, मैं तो रीड करवा रही हूँ। एक मिनट जी, हाँ, ये रीड लाइन है ना, ये रीड होगा क्योंकि वो इंटीजर है। रीड लाइन तब होता है जब स्ट्रिंग हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये अभी आपने मुझे बताया, ये रीड करेगा। अब ये कहेगा यूजर से कि ठीक है अब आप वैल्यू एंटर करें। अभी आपको मैं बताती हूँ फर्क क्या पड़ेगा प्रोग्राम के ऊपर। ट्यूशन फी हो गई और एक एडमिशन फी हो गई थी ना,
अच्छा, अब मैंने यहाँ से ही एडमिशन फी उठाई और वो अभी कमेंट है, ये चीजें कमेंट हुई नहीं है, ये प्रोग्राम वैसे मैं उठा रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ खाली, प्रोग्राम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करा। कंसोल डॉट रीड जी। अच्छा, अब आप देखिए कि अब ये मैं इनेबल कर दूंगी तो प्रोग्राम आपका इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और इसको भी मैं जब इनेबल कर दूंगी तो प्रोग्राम आपका एरर नहीं देगा। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने किया, ये लाइन प्रिंट हो गई ये वाली। उसके बाद नाउ प्रोग्राम इज हम ये चाहते हैं कि यूजर से वो ट्यूशन फी ले, ठीक है। तो यूजर से ट्यूशन फी लेने के लिए या यूजर से कोई वैल्यू लेने के लिए कंसोल डॉट रीड की स्टेटमेंट यूज होती है, और वो कंसोल डॉट रीड जो है यूजर से इनपुट लेकर किस वेरिएबल के अंदर सेव कर रहा है, ट्यूशन फी के अंदर। सो प्रोग्राम विल मैम इनपुट फ्रॉम यूजर एंड मैम सेव इट इन की, बोलिए। मैम इधर हमें इस जो हम यूजर से इनपुट लेंगे इससे पहले हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा ना, कन्वर्ट डॉट टू इंट करके, फिर हम इसको इंटीजर में सेव करेंगे ना। नहीं, अभी हम इसको चला के देखते हैं। ओके मैम। एक सेकेंड, अगर मैं इसकी वैल्यू 25 देती हूँ, सपोज मैं कोई और वैल्यू दे देती हूँ। अच्छा, एंटर वैल्यू फॉर एडमिशन फी इसने खुद ही कर दी है, एक मिनट। जी आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम ये पूछ रहा था कि जब भी हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेते हैं ना, तो मैम वो जी बेसिकली स्ट्रिंग टाइप आती है, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट करके इस कंसोल डॉट रीड अच्छा, को आप पहले ये कह रहे इंटीजर में हैं, कन्वर्ट करना होगा। आप ये कह जी रहे हैं मैम, कि वो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यानी पहले मैं आप बिल्कुल कह रहे हैं मैम। रीड करूँ, ठीक है। ठीक है, वो पहले हम यस मैम। देख लेते हैं, एक सेकेंड। मैं इसको ज़रा जो है इस लाइन को थोड़ा सा वो कर लूँ, एक सेकेंड। और दो चीज़ें मेरे पास रन हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ वो टाइप उसको जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको टाइप कास्ट बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। पहले तो आप इसको ये करेंगे कि जी इसको एज स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और स्ट्रिंग में फिर उसको रीड लाइन करेंगे, ऐसे ही है, आप यही कह रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद नो मैम, मैं ये कह रहा था मैम अगर हम इसको चाहे इंटीजर ही रहने दें लेकिन कन्वर्ट डॉट टू इंट कर दें, मतलब जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे करने को कह रहे हैं ना। यस मैम, यहाँ पे यस मैम। मैम इसमें हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम यूजर को अलाउ करें कि वो बस इंटीजर में ही वैल्यू जो है वो एंटर कर सके, तो फिर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आप होगा। हाँ, ये हम कर सकते हैं अगर हम इसको यूं चाहें तो, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आप जो है वो नहीं, इसको इस तरह नहीं हम ले सकते, हम मैम ये मैंने एक इंटीजर में ही कमेंट से लेते हैं और मेंशन हम किया। जी। मैम ये एक मैंने ना चैट में अच्छा मेंशन किया। अच्छा अच्छा, मैं देख लेती हूँ आपकी। जी जी, हाँ ठीक है, ये वो आप कर सकते हैं। एक मिनट, दो कई तरीके हैं इसके वैसे, ये वन ऑफ द मेथड इज दिस कि आप ये बोल यस रहे हो मैम। ना। यस मैम। यस मैम, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, एक ये तरीका है, ठीक है, कि आपने उसको रीड लाइन कर लिया, और इसको भी हम यहाँ पे यही कर लेते हैं, और जो है वो एक सेकंड हम देखते हैं कि ये सही चल रहा है, फिर मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। 25 प्लस 30, ठीक है जी, हाँ ठीक है, ये इस तरह भी यूं आप कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप उसको स्ट्रिंग में ले लें और एंड में उसको टाइप कास्ट कर दें। एक तरीका ये है कि यूजर से ही इनपुट लेते हुए टाइप कास्ट कर दें। अच्छा, अब ये टाइप कास्टिंग क्या है? यस मैम। टाइप कास्टिंग ये है कि आपने यूजर से इनपुट तो इंटीजर में लिए, लेकिन जब आपके प्रोग्राम ने रीड उसको किया तो कंसोल के ऊपर उसको स्ट्रिंग रीड किया था,
ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग रीड करने की वजह से 10 को वो 10 नहीं समझ रहा था, वो 10 को कोई स्ट्रिंग समझ रहा था। स्ट्रिंग मीन्स एनी टेक्स्ट, ठीक है। तो उसको जो है वो आपने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट डॉट टू इंट का मेथड यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। ये एक तरीका है यूजर से इंटीजर इनपुट लेने का, ठीक है। वन ऑफ द मेथड्स टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन C#, ठीक है। इसके अलावा भी मेथड्स हैं, ठीक है। आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये 2 लाइनें हमने यूजर से इनपुट लेने के बाद जो है वो प्रिंट करवा ली और हमारी वैल्यू ठीक आ रही है। तो आप सब लोग जो है वो इसको यूं भी कर सकते हैं और बाद में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप कास्ट करके, ठीक है जी। दोनों तरह से आप इसको वो कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है टाइप कास्टिंग का वो ये है कि मैं ये करूं कि वैल्यू को मैंने कर लिया, यूजर से मैंने वैल्यू ली, ठीक है, एज स्ट्रिंग ले ली वो वैल्यू पहले, तो जो मैं कर रही थी उस वक्त। दूसरा तरीका बता दूं आप लोगों को या ये ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है? मिस दूसरा तरीका भी बता देता कि अगर किसी को वो अंडरस्टैंडेबल ज्यादा लगे या वो इजी लगे तो वो अप्लाई करे, ये इजी लगे तो अच्छा चलें देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि जी आप यूजर से कहते हैं, मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ ताकि फिर वो जी, पहले तो आप यूजर से कहते हैं जी यही काम करेंगे आप पहले तो, ठीक है। उसके बाद आप ये करेंगे कि स्ट्रिंग करेंगे, सपोज फी1 कर दें इसको, फी1, और इसको आप यूजर से लेंगे रीड कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और दूसरी आप इसी तरह यूजर को कहेंगे कि जी आप यहाँ पे इनपुट करें और स्ट्रिंग फी2 कर दें, इसको स्ट्रिंग फी2 हो गई, ये भी कंट्रोल डॉट रीड लाइन होगी। ये दोनों चीजें अब स्ट्रिंग रीड होंगी। उसके बाद ये जो है ये फिर आप ये करेंगे कि आप लेंगे इंट ट्यूशन फी, ठीक है, और उसको आप फिर करेंगे इंट ट्यूशन फी, और यहाँ पर आप कन्वर्ट इसको करेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 फी1, ठीक है। इफ मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है जी, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई। मैम ये 32 क्यों लिख तो ये वो 32 बिट में इसको करता है, इस वजह से इसका सिंटेक्स ही यही है। ठीक है जी, अब आपके पास इस तरह भी हो सकती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जी टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग इनपुट इनटू इंटीजर, ठीक है। यहाँ दोनों जगह आप ये काम कर रहे हैं। अभी भी आप का प्रोग्राम जो है बिल्कुल वही उसी तरह ही चलेगा, कन्वर्जन्स आपकी यूं हो रही होंगी। यहाँ मैंने 25 दिया है, यहाँ मैं जो है वो 100 दे देती हूँ, तो ये 125 आपका टोटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेथडोलॉजीज आप यूज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के लिए, कि आप वहीं पे यूजर से उसी वक्त इनपुट लेते हुए उसको कन्वर्ट कर दें, या फिर आप बाद में जो है हम वैल्यूज की टाइप कास्टिंग कर दें, ठीक है। टाइप कास्टिंग इज व्हाट, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको, कमेंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसमें लेकिन आप लोगों के लिए हो रही है, ठीक है। टाइप कास्टिंग इज प्रोसेस ऑफ converting one data type into another data
टाइप। ठीक है जी, ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं ये करती हूँ कि जी इस कोड को पेस्ट कर देती हूँ इससे पहले कि ये मज़ीद लंबा हो। ठीक है, तो ये तरीका भी है और एक ये तरीका भी, दोनों तरीके आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथड 1 और ये मेथड 2 है। ठीक है, ये मेन मेथड का खाली मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि वो, हाँ बस इतना स्क्रीनशॉट ठीक है। अच्छा जी, इनपुट एंड टाइप कास्टिंग है ये। ठीक है, ये आप इसको स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं इसके अंदर ही। क्या करूँ, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा क्रॉप कर दूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? इनपुट लेनी आई यूज़र से और उसकी टाइप कास्ट करनी आई। ये अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने टाइप कास्टिंग आपको बोला था कि आप जो है वो बाईपास कर सकते हैं क्योंकि यूज़र यूनिटी के अंदर हम यूज़र से एक एसेट इनपुट नहीं ले रहे होते। ठीक है, यूजर से हम जो है वो किसी एक आध जगह पे कर रहे होते हैं जहाँ पे हमने साइन इन करवाना है, यूजर का नाम वगैरह लेना है, इसके अलावा नहीं करते। बाकी इनपुट जो होती है वो टच पैड के थ्रू जा रही होती है। ठीक है, टच स्क्रीन के थ्रू जा रही होती है या की पैड के थ्रू जा रही होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है एज इनपुट, और उसमें भी आप स्पेस, लेफ्ट राइट एरो की, एंटर, इस तरह की चीजें जो है वो प्रेस कर रहे होते हैं। तो इनपुट जो है वो ज्यादातर गेम प्ले की होती है। ठीक है, तो अच्छा मिस, बार रीड लाइन और राइट लाइन में अगर थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दे। जी जी, सफ़ी, राइट लाइन का मतलब ये है कि कंसोल के ऊपर कोई चीज डायरेक्टली प्रिंट करवाना। ठीक है, जैसे राइट लाइन के ऊपर हम ये वेलकम का मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, वेलकम के मैसेज में हमने क्या डाला था, हेलो हाउ आर यू क्लास। तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो स्क्रीन के ऊपर ये वाली लाइन हेलो हाउ आर यू क्लास डायरेक्टली प्रिंट हो गई। ये राइट लाइन जो होती है ये हमसे इनपुट नहीं लेती, लेकिन रीड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रोग्राम वेट करेगा जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा। तो मैंने उसके बाद राइट लाइन ये वाली लाइन करवाई, एंटर वैल्यू ऑफ ट्यूशन फी, और उसके बाद ट्यूशन फी को वो रीड लाइन के थ्रू वेट करेगा कि उस ट्यूशन फी की वो इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब ये देखिए पहली लाइन ये दोनों प्रिंट हो गई राइट लाइन से। उसके बाद रीड लाइन जो है वो वेट कर रहा है। रीड लाइन का मेथड जब तक मैं कोई इनपुट नहीं दूंगी वो वेट करेगा। ठीक है, श्योर मिस, समझ गया हूँ। अब एक और क्वेश्चन है, टू इंट 32, अगर हम किसी चीज को मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, अगर किसी इंटीजर को या कोई और वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो फिर उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। हो गया मिस, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर इंट टू स्ट्रिंग यूज टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये लाइन जो है वो आ नहीं रही है इसमें, एक मिनट चलें, ये मैं बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि टू स्ट्रिंग जो है वो फॉर कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ठीक है मिस, थैंक यू। सही है। अच्छा जी, इसके बाद आप हम आ जाते हैं इफ एल्स कर लें हम आज। अभी कितना टाइम हुआ है, आधा घंटा हम जरा और काम कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग की तरफ आ सकते हैं। आप सब लोगों के पास सी शार्प की का कंपाइलर है इस वक्त, मतलब एक तो यूनिटी के साथ हुआ है ना आपका, उसके अलावा सी शार्प आप इम्प्लीमेंट कैसे करके देखेंगे आज? अच्छा चले, इसको हम है वैसे मेरे पास है। कुछ लोगों के पास होगा, कुछ के पास शायद ना हो।
तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। वो मैंने आपको प्लस ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर इस वक्त दिखा दी है। मज़ीद ऑपरेटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस के लिए जी एडिशन है, प्लस एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर है, सिंपल, वो सब आपको मेरे ख्याल है रूल्स पता है। फिर भी मैं यहाँ आपको इसके अंदर जो है वो लिख के दे देती हूँ ताकि वो आपके पास आ जाए जी। ऑपरेटर्स इन सी शार्प, एक तो आपका एडिशन हो गई, एडिशन के लिए आप प्लस यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस करेंगे, सिंपल। उसके बाद आपकी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टेरिक यूज़ करेंगे, डिवीजन के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। उसके अलावा क्या होता है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस बेसिकली इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर आपने चेक करना है। मॉड्यूलस आप नॉर्मली यूज़ करते हैं जब आपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होता है या आपने रिवर्स करनी होती है स्ट्रिंग, या इस तरह की कॉन्सेप्ट्स के लिए मॉड्यूलस यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें इतना वैसी वो नहीं है। इंक्रीमेंट बेसिकली ये होता है कि किसी एक नंबर को सिर्फ एक दफ़ा अगर ऐड उसमें करना है, वन ऐड करना है, वन, तो आप प्लस प्लस सिर्फ उस वेरिएबल के आगे लिख देंगे तो वो उसमें प्लस वन हो जाएगा। नॉर्मली ये इंटीजर वैल्यूज के साथ हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हम आ जाते हैं फर्दर कुछ बिल्ट इन मेथड्स पे भी आ सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि सी शार्प के अंदर क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट एफ? प्रिंट का, जैसे प्रिंट और हम उसे कोई चीज़ प्रिंट करवाना है, इसके लिए हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम सी शार्प में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रिंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप देखें, ट्राई करके भी देखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंट का मेथड नहीं है यहाँ पे मैम रिकॉग्नाइज। प्रिंट जी इस्तेमाल यूनिटी में कर सकते हैं। हाँ, प्रिंट का यूनिटी में आप debug डॉट लॉग के इस्तेमाल थ्रू, यूनिटी के सिंपल सी शार्प में नहीं कर सकते। जी सी शार्प में आप प्रिंट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यूनिटी के अंदर आप प्रिंट करवा सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप नॉर्मली debug डॉट लॉग यूज कर रहे होते हैं यूनिटी में। ठीक है, तो अगर आपने कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई पॉपअप मैसेज प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम प्रिंट की कमांड्स यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम उसको जो है वो या तो उसको डिस्प्ले उसका इनेबल करते हैं या डिसेबल कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें उसकी स्पेसिफिक कमांड होती है इनेबल, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो स्पेसिफिक कमांड है। वो उससे ये होता है कि आप उसको जैसे ही इनेबल करेंगे वो पॉपअप हो जाएगा मैसेज। ठीक है, तो यूनिटी के अंदर प्रिंट नॉर्मली हम कुछ करवा नहीं रहे होते, जो हमारी कन्वेंशनली यूनिटी की गेम चल रही होती है। तो वो आप जब हम करेंगे तो हम देख लेंगे उसको कि जो है वो क्या यूज़ हो रहा होता है उसमें। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करवा रही थी, मुझे जहन से निकल गया। मैंने बिल्ट इन लाइब्रेरीज का बता रही थी, वो भी कुछ यूज़ होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं डिफरेंट। अच्छा जी, यूनिटी के अंदर जो है वो मेरे जहन में जो आ रहा है वो दो तीन चीज़ें, इसमें एक होता है टेक्स्ट डॉट इनेबल होता है, उसको आप ट्रू कर देते हैं तो वो जो है वो टेक्स्ट नज़र आने लगता है। और टेक्स्ट डॉट इनेबल को अगर आप फॉल्स कर दें तो वो टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें, और भी मल्टीपल चीज़ें जो हम इसके अंदर कर सकते हैं।
अच्छा जी, मैं आपको मैथ की लाइब्रेरी का बता देती हूँ। इस प्रोग्राम को ज़रा अब हम अगर थोड़ा सा क्लीन कर लें तो, क्योंकि हम उसकी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। तो जो इसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं। बिल्ट इन मेथड्स और बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जी। सी शार्प के अंदर भी हैं, जावा के अंदर भी बहुत सारी हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड भी हैं, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैथ की एक लाइब्रेरी मैं आपको बता देती हूँ करके, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ फी 1 और फी 2 की, सपोज। तो मैं यहाँ पे अगर ये करूँ कि मैथ डॉट मैक्स कर लूँ और इसके अंदर मैं दे दूँ, सॉरी यहाँ पे दे देती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैथ डॉट मैक्स में ट्यूशन फी और एडमिशन फी दे दूँ। तो अब ये जो मेथड है, ये इसमें से जो मैक्सिमम होगा ना वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो मुझे बता देगा कौन सा मैक्सिमम है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करती हूँ। एक तो ट्यूशन फी हो गई ना, ज़रा मैं इसको यहाँ से हटा के ना थोड़ा टोटल के बाद प्रिंट करवाऊंगी, क्या चलें, टोटल से पहले ही करा देते हैं मैक्सिमम। जी, अब मैं एक वैल्यू दे रही हूँ 25 और एक मैं वैल्यू दे रही हूँ 100। तो 100 जो है वो इसको रिटर्न करना चाहिए था। एंटर द वैल्यू 100, इसने नहीं रिटर्न किया, नहीं, इट हैज़ नॉट रिटर्न 100। एक मिनट, इसमें आना चाहिए था। अच्छा, मैंने उसको राइट लाइन के अंदर डाला नहीं है, सॉरी, इस वजह से वो नहीं आया। इसको मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जब तक नहीं डालूंगी वो जब तक नहीं आएगा ना। कंसोल डॉट राइट लाइन मैथ, ठीक है। अब आपको ये कंसोल डॉट राइट लाइन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा और समझ आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं लेकिन स्क्रीन पे इसलिए नहीं नज़र आ रही होती क्योंकि वो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर नहीं होती। 2500, ठीक है। अब इसने 100 को दोबारा वो जो प्रिंट किया ना वो मुझे बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। तो मैं यहाँ पे ये लिख भी सकती हूँ, मैक्स वैल्यू के साथ इसको प्रिंट करा देती हूँ जी। अब वो मुझे अगेन 25 और मैं करती हूँ इसको 99 कर देती हूँ, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू जो मेरे पास प्रिंट हो रही है वो 99 हो रही है। मैंने क्या किया था, जो है उसको रिकग्नाइज करवाने के लिए कि मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपने से लिख दिया था कि मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ और साथ मैंने प्लस का जो है वो साइन यूज कर लिया था जिसकी वजह से वो कॉन्कैटिनेशन हो गई। अच्छा, ये प्लस और ये प्लस डिफरेंट है। इस प्लस का मतलब एडिशन है, ठीक है। हेयर प्लस मीन्स एडिशन, और जब आप राइट लाइन के अंदर प्लस यूज करेंगे, राइट लाइन के मेथड के अंदर, तो प्लस मीन्स कॉन्कैटिनेशन, हेयर प्लस मीन्स कॉन्कैटिनेशन, ठीक है जी। तो कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, जोड़ना, ठीक है, दो लाइंस को जोड़ना। तो ये फर्क जो है आपको होगा। इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दे देती हूँ ताकि वो आप थोड़ा कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी ना, ऐड हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है कि एक मिनट, इसको मैं जरा, अच्छा जी, मैथ
लाइब्रेरी बिल्ट इन मेथड्स, ठीक है, यूज ऑफ कर देते हैं ताकि वो आपको पता चल जाए। ये ऑपरेटर्स का मैंने आपको बता दिया, ये मैथ लाइब्रेरी यूज ऑफ, इसी तरह बहुत सारे बिल्ट इन मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। ये मैं वैसे आपको जो है एक बता रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा फर्दर, अच्छा आज आप बताएं, आप लोगों की बस हो गई है या अभी है, कुछ कर सकते हैं मजीद, वरना इसी को प्रैक्टिस करें। मिस जी ऑपरेटर्स के बिल्कुल बारे में आपने रुबैस। तफसील से नहीं बताया। ऑपरेटर्स में जैसे ऑपरेट असाइनिंग ऑपरेटर्स है, डिसेंडिंग इक्वल ऑपरेटर्स है, असाइन ऑपरेटर्स है, तो उसके बारे में तफसील से नहीं हमने नहीं, नहीं वो पढ़ा अभी मैं शायद। अभी नहीं, वो आप असाइनिंग ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं ना हो रहा, मैं यूनिटी के इस पे स्टिक रहना चाह रही हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके इतने यूज ही नहीं हो रहे होते। इक्वल टू डॉट, वो आपकी जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं उस वक्त आपको जरा बता दूंगी कि वो क्या होते हैं। अभी ये मैथमेटिकल तो ऑपरेटर्स हैं जो ठीक हो गया मिस। आप इनको इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कह लें जी, ज्यादा बेहतर रहेगा। सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो बेसिकली उसके साथ होते हैं। अच्छा, रुबैस इज सेइंग कि जी इसमें तो यूनिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें यूनिटी से रिलेटेड नहीं है। आज मैंने कहा था कि हम कोर सी शार्प प्रोग्रामिंग देखेंगे। उसका फायदा ये होगा कि आपको एक फ्लो समझ आ जाएगा कि किसी भी प्रोग्राम का फ्लो क्या होता है। एक हर प्रोग्राम की ना एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो चीज़ समझ लेंगे तो यूनिटी पे शिफ्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और यूनिटी मैंने आपको बताया कि मेन मेथड की जगह हम अपडेट का मेथड यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी, ठीक है। और जो है मेथड अपने कैसे आपने बनाने, किस तरह से जो है वो, अब देखिए ना, कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट हो रहा था, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट हो रहा था। तो ये थोड़ा सा रिलेट होगा जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब रीड लाइन जो है वो बेसिकली अब आपको समझ आ रहा है कि कंसोल के ऊपर से रीड करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, कंसोल एक क्लास है और रीड लाइन एक मेथड है उस बिल्ट इन क्लास का। इसी तरह ट्रांसलेट डॉट ट्रांसफॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा पोजीशन को। तो जब तक मैं जो है वो एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, उनको यूनिटी की भी वो स्ट्रक्चरल नॉलेज समझ नहीं आएगी। सिंटेक्स याद रखना इज नॉट मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंटेक्स इज वेरी कॉमनली प्रोग्रामर्स को भूल जाता है, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। तो सिंटेक्स को हम वहीं के वहीं बता देंगे कि जी ये लाइन जो है ये गेम के अंदर इस तरह से चेंजेस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो सिंटेक्स समझना इज की कोई ऐसी, वो सिंटेक्स तो याद रखने वाली चीज है ना, लेकिन फ्लो को समझना, स्ट्रक्चर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं एक थोड़ी सी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को यहाँ जो प्रोग्रामिंग की नहीं समझ है वो आ जाए। क्योंकि कल मुझे ये महसूस हुआ था कि आधी क्लास ने तो बड़ी इजीली और बड़ी जल्दी कर लिया था, लेकिन बाकी आधी क्लास जो थी वो उसको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई थी, ठीक है। तो हमें ये लेके चलना होगा। बहरहाल कल हम यूनिटी को ही एक्सप्लोर करेंगे रुबैस, ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं इफ एल्स कंडीशन। अच्छा, इफ एल्स कंडीशन जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं और यूनिटी में बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। और फॉर लूप, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम यूनिटी के अंदर भी यूज करते हैं और उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ना सी शार्प में और ना यूनिटी में। तो मैं ज़रा जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, फिर हम फर्दर जो है वो उसको देख लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, कल भी हमने ये चीज़ देखी थी कि मैंने कहा था कि जी अगर एरो की ऊपर की प्रेस हो अपवर्ड्स वाली तो बॉल अपवर्ड्स मूव करे, अगर डाउन की प्रेस हो तो डाउन। तो ये सब इफ कंडीशंस थी जो मल्टीपल मैंने प्रोग्राम के अंदर मेंशन की हुई थी। तो हम थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं
ताकि जो है थोड़ा आपको महसूस हो कि हम कुछ यूनिटी से रिलेटेड भी कर रहे हैं। इफ कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन दोनों यूज होती हैं, ठीक है। इफ भी हो सकता है सिर्फ, और इफ एल्स भी हो सकता है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन की जो सूडो कोड है जो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर चलता है वो ये होता है कि इफ का कीवर्ड होता है और जी इफ का कीवर्ड होता है और ये इसने खुद ही कर देता है इसको। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि कल सफ़ी ने मेंशन किया था कि हर इफ स्टेटमेंट जो है वो एक पैरेंथेसिस के अंदर होती है, ठीक है। तो और वो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो है अगर मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड पूरा लिखती हूँ फिर तो ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। लेकिन अगर ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि 4-5 लाइनें हैं तो फिर तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, अगर एक लाइन है तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। तो चलें, बहरहाल कन्वेंशनली आपकी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि इफ स्टेटमेंट आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डाल दें ताकि इन एनी केस वो आपको एरर ना दे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा इसमें सिंटेक्स जनरेट होता है वो होता है ये इफ कंडीशन हो गई, साथ आपकी एल्स हो गई, ठीक है। इफ कंडीशन हो गई, साथ आपकी एल्स हो गई। एल्स की बॉडी भी जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो प्रोग्राम किस में चला जाए, एल्स में चला जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो होती है एल्स इफ के नाम से। और एल्स इफ के अंदर फिर ये होता है कि अगेन आप कंडीशन मेंशन करते हैं और यानी एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू नहीं हुई तो फिर वो प्रोग्राम एक और कंडीशन आप दे देंगे और उसमें चला जाएगा। एल्स और एल्स इफ में ये फर्क है कि एल्स का मतलब ये है कि इस कंडीशन के अलावा कुछ भी और हो तो वो एल्स में चला जाए, और एल्स इफ का मतलब ये कि एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो दूसरी में चला जाए और वो एग्जीक्यूट करे और उसके बाद फाइनली एक एल्स हो आपका जो कि लास्ट ऑप्शन हो कि जी अगर कुछ उन दोनों में से ना हो तो फिर वो ये कर ले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्स भी हो, एल्स इफ के साथ भी प्रोग्राम आपका चल सकता है, ठीक है जी। ये हो गया इसका सिंटेक्स कह लें या जो भी कह लें। अब इसको हमने अगर कोड के अंदर देखना है तो हम इसको कैसे करेंगे। मैं ज़रा यहाँ से थोड़ी सी इसको क्लीन करूँ ताकि हम आपको बता सकेंगे जी जो है वो क्या है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैंने जो है वो मैक्सिमम का मेथड यूज़ किया हुआ है। मैं इसमें ये करती हूँ कि मैक्सिमम का मेथड हटा देती हूँ और मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी की, ठीक है। तो और उन दोनों का टोटल हो रहा है। अब मैं कंडीशन लिखती हूँ कि इफ़ टोटल इज़ greater than or equal to 1200 तो प्रोग्राम क्या करे, console.write line student can apply for scholarship, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अगर अब मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ और अगर इन दोनों का जो टोटल है ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी का ये 1200 रुपये या 1200 रुपये से ज़्यादा हो तो क्या करे वो स्टूडेंट जो है वो उसको ये ऑप्शन हो कि वो अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप कर सके, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं इसको चलाकर कि ये जो है वो क्या करता है, ये मैसेज किस वक्त प्रिंट होता है और किस वक्त नहीं होता। ठीक है, एल्स भी, एल्स मैं आपको बाद में लिख के दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप इफ देख लें। जी, पहले मैंने ट्यूशन फी की, ट्यूशन फी में पहले मैंने किया, वही वैल्यूज दे देती हूँ जो पहले दे रही थी, 25, ठीक है, और 100। तो इसने मुझे टोटल लिख दिया और मुझे उसने स्कॉलरशिप वाला मैसेज नहीं दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करती हूँ और मैं इसके अंदर जो है वो ट्यूशन फी 500 रुपीज़ करती हूँ और एडमिशन फीस 1000 रुपीज़ करती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, यस, दिस कंडीशन इज ओनली ट्रू व्हेन द टोटल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1200। तो टोटल हमारा क्योंकि 1500 रुपये हो रहा था, तो स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, राइट। ये चीज समझ आई है जी आप लोगों को? मैं क्लास सुन रही है, मैं ऐसे खुद ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुन रहे हो, बिल्कुल समझ भी आ रहा है जी, ठीक है। तो अब ये जो है ये मैं, जी मैंने वो नीचे इसलिए कर दिया कि टोटल पहले प्रिंट हो जाए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया, आप इफ एल्स का बता रही थी। जी मैम हमने ये जो एडमिशन फी और ट्यूशन फी, ये दोनों ही इंटीजर हैं वेरिएबल, तो हमने जब यूजर से इनपुट गेट करनी है तो हमने वहां पे स्ट्रिंग क्यों लिखा है? इसलिए कि रीड जो है वो थ्रू स्ट्रिंग ही होता है सी शार्प के अंदर। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्टली इनपुट ही इंटीजर में ले लें, लाइक हमें ये कन्वर्जन ही ना करनी पड़े? नहीं, ये जावा के अंदर हो जाता है, सी प्लस प्लस के अंदर होता है, इसमें जो है वो स्ट्रिंग ही लेता है वो। ऑल राइट मैम, थैंक यू। ठीक है, ये काम आपको यूनिटी पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिटी में आप इनपुट जो है वो कीज की दे रहे होते हैं, एरो, जैसे कल हमने गेट की थी, गेट यस की मैम। याद है आपको? गेट यस मैम। की कोड था और फिर हमने गेट की कोड डॉट गेट की किया था, तो यस वो मैम। इनपुट थी आपकी बेसिकली। तो जो है यहाँ पे हम रीड लाइन कर रहे हैं वो तो मैं आपको एक वैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इफ जो है वो किस तरह से चल रहा होता है। आप इसमें लेस देन इक्वल टू भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको जरा इसको जो है वो इसका प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि वो आपको नजर आ जाए, ठीक है। इसमें जो है वो अगर आप देख लें, खुद ही देख लीजिएगा। तो एक सेकेंड जी, ये मैंने गलत लोकेशन पे इसको पेस्ट कर दिया जी। जी, यहाँ पे जो है वो इफ कंडीशन के अंदर जो है वो क्या यूज हो रहा है, इफ यूज कर रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर लेस देन इक्वल टू करेंगे तो जाहिर है कंडीशन बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। लेस देन इक्वल टू है अगर, तो फिर स्टूडेंट, यहाँ मैसेज भी कुछ और प्रिंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1200 रुपये से कम है तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो अब मैं इसको 1200 या 1200 रुपये से कम आती है आपकी फीस, तो फिर क्या होगा कि जो है पहले हम यहाँ पे एंटर कर रहे थे 25 और यहाँ पे हम 800 कर देते हैं, ठीक है। ये इसने इकट्ठे इसको कर दिया। अच्छा, राइट लाइन भी तो करना होगा ना, इस वजह से राइट लाइन जो है ना उसको नेक्स्ट लाइन में भी ले जाता है। अगर मैं सिर्फ राइट करूंगी तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो 800 टोटल वो था, 800 मैंने एंटर किया था, एडमिशन फीस 825 टोटल है। तो 825 टोटल है तो इसका मतलब ये है कि 12 टोटल, तो इसलिए वो स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर
स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है जी, ये आप जो है मुख्तलिफ, अब यहाँ पे जो है ये इक्वल टू और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये डिफरेंट यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं अगर इफ 1200 करूं, इफ टोटल इज इक्वल टू 1200, तो ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है। इसका क्या मतलब है? क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल टू जो था वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर था। ये हमारा सिंगल इक्वल टू जो है इक्वल, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अगर मैंने कंपेयर करना है तो फिर मैं क्या करूंगी जी? डबल इक्वल टू मेंशन करूंगी। इसका मतलब ये है कि ये डबल इक्वल टू जो था इज नॉट इक्वल ऑपरेटर। ये आप देख रहे हैं ये वाला इक्वल ऑपरेटर जो है ये वैल्यू को जो है वो ट्यूशन फी के अंदर पास कर रहा है। ठीक है, यानी कन्वर्ट टू इंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ जा रही है? ट्यूशन फी में जा रही है। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू असाइन कर रहा है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये अभी सफ़ी ने बात की थी तो मैं इसको इफ के साथ ही कनेक्ट करना चाह रही थी। इक्वल टू जो इक्वल टू है वो कंपेयर टू वैल्यूज करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब आपका टोटल अब इक्वल टू 1200 होगा, ओनली देन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो हम ये देख लेते हैं करके। अगर मैं 25 करती हूँ और 1000 करती हूँ फिर ये मुझे मैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 100, ये अगर मैं करती हूँ कितना 1200 था तो 200 और 1000 करती हूँ, नाउ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, विच मीन्स कि ये इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इन टोटल को और 1200 रुपये को कंपेयर कर रहा है। अगर ये बराबर है तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। और ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा है? ये असाइन कर रहा है ट्यूशन फी को एक वैल्यू जो यूजर से आप ले रहे हो, बस। ठीक है, फी 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ जा रही है? ट्यूशन फी में जा रही है, कन्वर्ट होके। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यहाँ पे एडिशनली यही मेंशन कर दूं डबल इक्वल टू कंपेयर्स कंपेयरिंग। मिस अगर हम ट्रिपल इक्वल यूज कर लें तो वो किस लिए यूज होती है? जी, ट्रिपल इक्वल, जैसे हमने डबल इक्वल यूज किया वो तो कंपेयरिंग ऑपरेटर वो आ गया, ऑपरेटर हो गया। तो अगर हम जी, ट्रिपल 3 बार ट्रिपल नहीं है। ट्रिपल कहाँ से आ गया? ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल आई नहीं थिंक सो, है। मैंने तो यही सुना है कि अगर हम तीसरी ट्रिपल यूज कर ले तो वो डेटा टाइप को इस्तेमाल कर, मतलब कि अगर एक साइड पे वो स्ट्रिंग में है तो ट्रिपल को वो डेटा टाइप को मालूम उसका के लिए यूज नहीं, किया जाता वो यहाँ पे यूज नहीं होता। है। ठीक है मिस। वो यूज नहीं होता कहीं भी एज सच। जो है वो किसी खास एक लैंग्वेज में होता होगा यूज, लेकिन यहाँ नहीं होता। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो ये चीज़ अगर आपको आज क्लियर हुई हो तो आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट। जो है ये आपका इफ वाली चीज़ तो बड़ी यूज़ होनी है यूनिटी में। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ज़रा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कर देती हूँ जो मैंने पहले किया था, और एल्स आपको करके दिखाती हूँ। एल्स एल्स में यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर। अब जो है प्रोग्राम बाउंड हो गया है कि या वो कहेगा कि जी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और या वो कहेगा स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। दोनों में से कोई एक वैल्यू जरूर प्रिंट होगी। लेकिन अगर ट्यूशन फीस टोटल फीस 1200 रुपये से ज्यादा है तो कैन अप्लाई, अगर कम है तो कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे हम
कर देते हैं इसको 100 और यहाँ पे हम इसको 1000 कर देते हैं, तो यहाँ आएगा कैन नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 200 या चलें 250 कर लें और 1000 करें, तो नाउ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। यानी एल्स के साथ हमने क्या डाल दिया कि इस कंडीशन के अलावा कोई भी और कंडीशन होती है तो क्या हो, स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फ्लो हैं जो प्रोग्राम को का कंट्रोल जो है वो उसको जाहिर है इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मतलब आप प्रोग्राम के कंट्रोल्स को जो है थ्रू इफ एल्स स्टेटमेंट देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो होता है लूप। लूप होता है, ठीक है। लूप का मतलब ये है कि मैं मल्टीपल टाइम्स एक चीज को प्रिंट करवाने के बजाय मैं उसको लूप के अंदर डाल दूं। ठीक है, तो मैं सपोज मैं हेलो हाउ आर यू क्लास एक दफा प्रिंट नहीं करवाना चाहती, मैं उसको 10 दफा प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि मैं ये वाली लाइन जो कंसोल डॉट राइट लाइन है उसको फॉर लूप के अंदर डाल दूंगी। फॉर लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल उसी तरह काम करता है, और लूप जो होता है वो हमेशा 0 या 1 से आप चलें शुरू कर दें, और इंट आई, ये सॉरी 1 नहीं है, आई है, आई इक्वल्स टू 0, 1 से शुरू करना है। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ये भी आपको शायद समझना है लेकिन आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये बताना इसलिए चाह रही हूँ। और लूप भी हमेशा जो होता है वो थीसिस के अंदर होता है। तो अब ये कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम की जो स्टेटमेंट है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये क्या होगा, जो ये वाली लाइन मैंने पास की भी है वेलकम की स्ट्रिंग में, वो यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन में आ रही है। कितनी बार प्रिंट होगी, एक काम को मल्टीपल टाइम्स करवाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लूप्स आर यूज टू implement same task multiple times। ठीक है, तो अब हम जरा इसको देखते हैं। ये मिस ये मिस जी जी ठीक है सफी मिस, कोई पूछिए। बात नहीं। जी मिस हो गया मसला, ठीक है, सॉल्व हो गया। जी जी, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो है वो एक तो ये मैंने इफ एल्स वाला स्क्रीनशॉट लेना है कि लूप वाला लेना है। ये लूप की छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है सब लोगों को, ये क्या है और ये क्यों किस तरह चल रहा है? यस मैम। बेसिकली लूप जो होता है ना वो पीछे ये आई इज डायरेक्टली एक वेरिएबल है जो मैंने आइटरेटर के नाम से चला लिया होता है। आइटरेशन का मतलब ये कि मल्टीपल टाइम्स आप किसी वैल्यू को के अंदर जो है वो यूज कर सकें। यानी आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, पहली वैल्यू जब 1 होगी तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू फिर क्या हो गई, 2 हो गई। फिर 2 होने के बाद अगेन ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई और 3 हो जाएगी, टिल द टाइम आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 10 वैल्यू तक आई जो है वो चलेगा और उसमें वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी। और फॉर लूप के अंदर जो भी काम मेंशन है, वट एवर टास्क इज मेंशन्ड इनसाइड द फॉर लूप, उसके अंदर वो काम होता जाएगा उतनी बार। ठीक है, तो ये 10 इज द लिमिट ऑफ द लूप एंड आई 1 इज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द लूप। ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, और हर आइट्रेशन पे आई की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। तो प्लस प्लस होने से उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। और मैं
मैंने आपको यहाँ बताया था कि प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो +1 ऐड करता है, ठीक है, +1 करता है किसी भी वैल्यू के अंदर। तो जो है माइनस माइनस जो है वो -1 करता है किसी भी वैल्यू के अंदर। फिर हर दफा हर आइट्रेशन में +1 ऐड हो रहा है और टिल द टाइम i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती ये वाली लाइन प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। एक तो ये आपकी इफ एल्स हो गई, और दूसरी चीज़ जो है आपकी जी, जो दूसरा आपका जो इसमें बनता है वो है ये फॉर लूप, ठीक है। इस फॉर लूप को भी सिर्फ इतना भी आप समझ लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ों को कवर किया। मतलब नॉर्मली जो है वो जाहिर है हम इस तरह से, लेकिन आप लोग क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में हैं बहुत सारे लोग और कंप्यूटिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मेरे ख्याल है इस चीज़ को अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कंट्रोल हासिल कर लेंगे प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है जी। तो ये मैं आपको फॉर लूप का भी जो है ना वो स्क्रीनशॉट आपके लेक्चर के अंदर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो है ये लेक्चर के अंदर ही मैंने फॉर लूप ऐड कर दिया आपका। इसको आप बेसिकली यहाँ से देख लें, इतना भी देख या चलो पूरा देख लें ताकि आपको पता हो कि हम क्या काम करें, इतना भी ठीक है वैसे, ठीक है जी। जी अब आप लोग मुझे ज़रा फीडबैक दें कि जो है वो हम सही जा रहे हैं, स्लो हैं या क्या कर रहे हैं। कल हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा लेकर चलेंगे विद द यूनिटी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। यानी जितने हमने आज मेजर कंप्यूटिंग ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इसके अंदर मेथड्स अभी रह गए, ठीक है। मेथड मैं इसलिए आपको नहीं करवा रही क्योंकि आप जो है वो कल अगर यूनिटी के साथ ही मेथड्स को देख लेंगे तो वो भी वही बात होगी, ठीक है। कि यूनिटी के मेथड्स नॉर्मली पब्लिक स्टैटिक होते हैं, स्कोर ही कैलकुलेट हो रहा होता है उनके अंदर, या और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, यूनिटी के कुछ की सिंटेक्स हैं जो कि कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी अपडेट के मेथड के अंदर वो सिंटेक्स जब आप लिखेंगे तो जो आपका वो होगा 3D ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो सिंटेक्स ही खाली होगा, वो आपको या आप बेशक उसको याद रख लें या उस वर्ड की फाइल में से देख लें, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो इम्पोर्टेंट, अब आप यूनिटी को अगर देखें तो यूनिटी के अंदर एक क्लास होती है और एक अपडेट का मेथड होता है, और उस अपडेट के मेथड के अंदर ही डिफरेंट लॉजिक्स लगी होती हैं। ज़्यादातर इफ कंडीशंस होती हैं, लूप्स होते हैं, या फिर जो है वो debug.log यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हम जो नई कोई चीज होगी जाहिर है उसके साथ मैं कमेंट मेंशन कर डाल दूंगी ना कि ये वाली लाइन जो है ये कर रही है, ठीक है। जैसे वहां पे हम यूनिटी के अंदर यहाँ मैंने जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए ट्यूशन फी और एडमिशन फी, वहां पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक गेम ऑब्जेक्ट को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। कल जैसे मैंने गेम ऑब्जेक्ट जो था वो प्लेयर के नाम से डिक्लेयर किया था, और वो गेम ऑब्जेक्ट फिर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था जाकर यूनिटी का जो कंसोल था उसके ऊपर से, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें एडिशनल हैं जो आपको यूनिटी के अंदर करनी होंगी, बट यू नीड टू हैव अ गुड एटलीस्ट एक एवरेज जो है वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। जी क्लास, जी रुबैस, आपको कुछ रेलेवेंट लगा इफ एल्स और फॉर लूप के साथ, तो कल अगर हम
इसको मजीद एक्सप्लोर कर लें तो अच्छी बात है। क्या आप लोग इस वक्त, आप लोगों से अगर ये वर्ड की फाइल शेयर कर दी जाए तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे? राइट नाउ वी हैव 1 hour लेफ्ट फॉर दिस क्लास। जी अगर आप लोगों के पास जो है वो विजुअल स्टूडियो अलग से डाउनलोडेड नहीं है तो आप, आई थिंक देयर आर सम ऑनलाइन कंपाइलर्स एज वेल। ठीक है, तो ऑनलाइन कंपाइलर खोल लें, वरना आप मेरा ख्याल है विजुअल स्टूडियो अगर आपके पास वो यूनिटी के साथ हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको C# अलग से काम करने के लिए रिटर्न मिल जाएगा। तो आप ज़रा एक्सप्लोर करें अपने लैपटॉप को, और मीनवाइल ये फाइल जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई डिस्कस करना है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऐड करना चाहते हैं, अपनी कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, वो दे आर फ्री टू टॉक। जी क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा ओके, नहीं किसी को कोई मसला नहीं है इट सीम्स। अच्छा जी, मैं गूगल क्लासरूम खोल लेती हूँ मीनवाइल। गूगल क्लासरूम खोलने के लिए मुझे, अच्छा लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।